आज इस लेक्चर में हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि महात्मा गांधी जी का सामाजिक व्यवस्था पर उनका क्या विचार था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में वो क्या सोचते थे, उनका क्या मंथन था, उसको हम उस पर प्रकाश डालते हैं और जानने की बात करते हैं। सबसे पहले हम गांधी जी के सामाजिक विचार के बुनियादी स्रोत क्या हैं। हम जब गांधी जी के दर्शन का अध्ययन करते हैं तो वो समझ सामग्री हमें गांधी ने कुछ अखबार निकाले थे। उस समय साप्ताहिक पाक्षिक अखबार थे जिनमें मुख्य रूप से हरिजन बंधु जो गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था, एक हरिजन सेवक नाम का अखबार था जो हिंदी में प्रकाशित होता था, और एक हरिजन नाम का अखबार था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इन तीनों समाचार पत्रों में महात्मा गांधी देश के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किया करते थे। गांधी जी का सामाजिक व्यवस्था पर संपूर्ण चिंतन का अध्ययन हम इन तीनों समाचार पत्रों और इसके अलावा एक उनके पत्र था जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें समय समय पर व्यक्त किए गए विचारों से हम भली भांति जान सकते हैं। आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम महात्मा गांधी के सामाजिक व्यवस्था पर व्यक्त किए गए विचारों को हम भिन्न भिन्न बिंदुओं के तहत समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम महात्मा गांधी ने जन्म, वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार किस प्रकार माना है उसको जानते हैं। गांधी जी ने अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के 6 अक्टूबर 1921 के अंक में यह स्वीकार किया कि मूलतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को माना जाता है। हम देखते आए हैं कि जो वर्ण व्यवस्था का मूल आधार क्या है, उसको जन्म से मानते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ जन्म ले रहा है, किस परिवार में जन्म ले रहा है, वो उसका वर्ण है। तो मूलतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को माना जा सकता है तथा व्यक्ति स्वेच्छा से वर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता है। किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण जन्म से प्राप्त हो जाता है। वर्ण जन्म से प्राप्त तो हो जाता है, किंतु उसका संरक्षण उससे जुड़े हुए दायित्वों के पालन के द्वारा ही संभव है। ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न बालक को ब्राह्मण माना जाएगा, ये ठीक है। किंतु यदि बड़ा होने पर वह ब्राह्मण जो बालक है, जो बड़ा हो गया, यदि वो ब्राह्मण के कर्तव्यों और सद्गुणों के अनुरूप आचरण नहीं करता है तो उसे ब्राह्मण कहना उचित नहीं है, उसे ब्राह्मणत्व से पतित हुआ माना जाएगा। दूसरी ओर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण ना हो किंतु अपने आचरण में ब्राह्मण के सद्गुणों, ब्राह्मण को अभिव्यक्त करे तो उसे ब्राह्मण माना जाएगा, भले ही वह स्वयं इसका दावा न करे। अर्थात गांधी जी का मानना यह था कि मात्र जन्म लेने से ही हमें किसी वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम किस वर्ण के हैं ये हमारे कर्मों से, हमारी आदतों से और हमारे स्वभाव से निर्धारित होता है। जैसे अभी उदाहरण दिया था ऊपर कि किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण कुल में यदि जन्म लिया है और वो बालक यदि बड़ा होकर के ब्राह्मणत्व के जो गुण हैं उनका स्वाभाविक रूप से यदि पालन नहीं करता है तो वो उससे पतित माना जाएगा। अर्थात कोई ब्राह्मण नहीं है लेकिन यदि वो ब्राह्मणत्व के गुणों का पालन करता है निष्ठा के साथ तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। यह मानते हुए भी कि सामान्यतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म है, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ केवल यह होना होगा कि व्यक्ति अपनी जीविका के लिए स्वाभाविक रूप से उस वर्ण से जुड़े हुए व्यवसाय को चुनेगा जिसमें कि उसका जन्म हुआ है। उसके द्वारा दूसरे वर्णों के कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने तथा कालांतर में उन कार्यों में रुचि होने पर दूसरे वर्ण से संबंधित व्यवसाय को अपना लेने में वर्ण व्यवस्था के नियम का किसी भी रूप में निषेध नहीं होता है। गांधी जी ने तो यहां तक कहा है कि व्यक्ति को सामान्यतः सारे वर्णों के कर्तव्यों का ज्ञान अर्जित होना चाहिए, किंतु यह सहज और व्यावहारिक ही होगा कि उस वर्ण के विषय में विशेष ज्ञान, निपुणता और दक्षता अर्जित करे जिसका कि वह सदस्य है। आइए अब हम वर्ण और जाति में क्या भेद है
इसको जानने का प्रयास करते हैं। गांधी जी वर्ण और जाति में क्या अंतर मानते हैं, किस प्रकार इसको स्पष्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं। गांधी जी ने वर्ण व जाति के मध्य भेद किया और जाति प्रथा के उन्मूलन पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाति प्रथा अपने वर्तमान स्वरूप में हिंदू जाति पर एक कलंक के समान है, ये अभिशाप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करके मानव मात्र के कल्याण को सुनिश्चित करती है तथा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक वर्ण से जुड़ा हुआ कार्य तथा प्रत्येक वर्ण के सदस्य समान रूप से गरिमापूर्ण है। इसीलिए उन्होंने कहा था, ना तो कोई काम छोटा होता है, ना कोई काम बड़ा होता है। एक ब्राह्मण और मेहतर समान है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से संपन्न करते समय दोनों समान रूप से अपने आध्यात्मिक दायित्वों को पूरा कर रहे हैं और सांसारिक दृष्टि से वे अपने कार्यों के बदले में समान अधिकार, जीविका की प्राप्ति को उपार्जित कर रहे हैं। तो ये था वर्ण और जाति के मध्य अंतर। अब हम वर्णों की अनिवार्य समानता की बात करते हैं। विभिन्न वर्णों की समानता गांधी जी की वर्ण व्यवस्था का मूल आधार है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि अपने जन्मजात गुणों, शारीरिक या मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। वे वस्तुतः वर्ण व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तियों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं से विभिन्नताओं के बावजूद उनके मध्य एक मूलभूत समानता की स्थापना करना चाहते थे। उनका मत था कि वर्ण अपने से जुड़े कार्यों को निष्ठापूर्वक संपन्न करने से व्यक्ति इस दृष्टि से समान हो जाएंगे कि वे सभी अपनी अपनी समस्त क्षमताओं का प्रयोग समुदाय के हित के लिए करेंगे तथा बदले में समान रूप से अपनी जीविका उपार्जित करेंगे। इस प्रकार समाज में निर्विवाद समानता स्थापित हो सकेगी, क्योंकि सारे वर्णों से जुड़े व्यवसायों को समान रूप से प्रतिष्ठापूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ आपने देखा होगा, गांधी जी वर्ण व्यवस्था पर इसलिए बल देते थे कि वर्ण व्यवस्था में कहीं भी शोषण नहीं था। वर्ण व्यवस्था एक स्वाभाविक स्वरूप पर आधारित थी। व्यक्ति अपने स्वाभाविक आदत के आधार पर उस कार्य को करता था जिसमें उसकी गुणवत्ता होती थी, जिसमें उसकी इच्छा होती थी, और वो स्पष्ट करना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में बराबर योगदान है। इसीलिए किसी व्यक्ति का कोई काम, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर का काम हो, चाहे किसी मजदूर का, किसी मेहतर का या अन्य किसी का काम हो, कार्य कोई ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, क्योंकि प्रत्येक का समाज में योगदान होता है। इसलिए उसको वही प्रतिष्ठा मिलती है जो अन्य किसी वर्ग को मिलती है। इसलिए वर्ण व्यवस्था में शोषण पर आधारित नहीं है, विभेद पर आधारित नहीं है, ये एक समानता पर आधारित है। तो इससे आप स्पष्ट होगा कि वर्णों की अनिवार्य समानता के बारे में गांधी जी किस प्रकार अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अब हम इसी से आगे और पढ़ते हैं कि एक बार इस सत्य को स्वीकार कर लेने के पश्चात कि एक मोची, बढ़ई, नाई या मेहतर का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण और गरिमामय है जितना कि किसी चिकित्सक, शिक्षक या वकील का, समाज में असमानता की आशंका ही उत्पन्न नहीं होगी। गांधी जी ने सबसे अधिक इस जाति प्रथा के उन्मूलन पर बहुत बल दिया, क्योंकि वो जाति प्रथा को ही शोषण और अन्याय का आधार मानते थे और वर्ण व्यवस्था इससे भिन्न थी। इसी बात को, इसी तथ्य को गांधी जी ने हरिजन और यंग इंडिया के माध्यम से भिन्न भिन्न अंकों में समझाने का प्रयास किया। व्यक्तियों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में विद्यमान अंतर उनके द्वारा व्यवसाय के चयन को प्रभावित करेंगे, किंतु उससे उनके सामाजिक स्तर का निर्धारण नहीं होगा। गांधी जी ने इस आरोप का दृढ़ता से खंडन किया कि वे वर्ण व्यवस्था के समर्थन के माध्यम से परंपरागत रूप से हीन समझे जाने वाले शूद्र वर्ण की समाज में निम्न स्थिति का समर्थन कर रहे थे। आप समझ गए होंगे
कि वो ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी ने जो आरोप लग रहे थे उसका उसका खंडन किया। आरोप क्या था कि वे वर्ण व्यवस्था के समर्थन के माध्यम से परंपरागत रूप से हीन समझे जाने वाले शूद्र वर्ण की समाज में निम्न स्थिति का समर्थन कर रहे थे। अर्थात पूर्व में जो निम्न वर्ण के जो लोग थे, जिनको शूद्र की श्रेणी में कहा जाता था, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, असमानता का जो भाव था समाज के अंदर, वो जाति प्रथा का एक कलंक था। गांधी जी ने कहा कि जाति प्रथा के स्थान पर जो वर्ण व्यवस्था है, जो जन्म पर आधारित नहीं थी, जो कर्म पर आधारित थी, उसमें किसी भी प्रकार के शोषण का कोई आधार नहीं था। समानता का आधार था और सभी कार्य गरिमापूर्ण माने जाते थे। अगर इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था को यदि स्थायित्व प्रदान किया जाए, तो समाज के अंदर सभी समाज समानता पर स्थापित हो जाएंगे और शोषण और अन्याय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। उन्होंने 29 सितंबर 1934 के हरिजन समाचार पत्र के अंक में कहा भी था, मैं उसको उद्धरण देना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मनुष्यों के मध्य श्रेष्ठता और हीनता का विचार नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। यदि कोई ब्राह्मण स्वयं को किसी अन्य प्राणी की तुलना में श्रेष्ठ मान रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वह ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार रहा है। यदि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो हमारे मध्य श्रेणियों का भेद कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा भी था कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू मैनकाइंड। अर्थात यदि हम किसी मनुष्य मात्र की सेवा करते हैं, तो हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर में ही मनुष्य में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए उन्होंने दरिद्र नारायण के कंसेप्ट को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया था। वेदों में वर्णों के प्रथम उल्लेख में ही वर्णों की तुलना एक ही शरीर के विभिन्न हिस्सों से की गई है। क्या शरीर में सिर को बाहों से, धड़ से या पैरों से अधिक श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण माना जा सकता है? यदि शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से अपने स्तर के विषय में विवाद करने लगें, तो शरीर का क्या होगा? सेम स्थिति समाज की है। समाज में सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान है, सभी समान है। यदि सभी इस प्रकार का विभेद करेंगे, तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, वैमनस्य फैल जाएगा। इसलिए इस अहंकार, इस असमानता, इस विषमता, इस वैमनस्य के भाव को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। वर्ण का नियम ईश्वर की सारी संतानों में पूर्ण समानता पर आधारित है। यह संसार के सारे धर्मों का आधार है। स्मृतियों में शूद्रों के विषय में लिखे गए भेदभावपूर्ण श्लोकों को बिना संकोच के अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे मानवता की भावना के विपरीत है। गांधी ने यहां तक भी कहा कि यदि कोई श्लोक इस प्रकार का यदि परिभाषित हो रहा है, जिसमें कहीं भी शोषण, अन्याय और विषमताएं मनुष्य और मनुष्य के बीच दिखाई देती है, तो ऐसे श्लोक को अस्वीकार कर देना चाहिए। अब हम गांधी ने कायिक श्रम की अनिवार्यता द्वारा शूद्र वर्ण के प्रति अन्याय का निषेध पर किस प्रकार अपने विचार रखे हैं, उनको जानते हैं। क्यों गांधी जी की एक थ्योरी थी, उसको ब्रेड लेबर थ्योरी। वो शारीरिक श्रम को अनिवार्य मानते थे। शारीरिक श्रम के करने के आधार पर हम किस प्रकार शोषण, अन्याय को समाप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम समानता का भाव समाज में स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार हम स्वावलंबन का भाव ला सकते हैं, किस प्रकार हम आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें, किस प्रकार हम चरित्र को उन्नत कर सकते हैं, ये सारी बातें कायिक श्रम की अनिवार्यता के आधार पर हम स्थापित कर सकते हैं। और इसी कायिक श्रम की अनिवार्यता के द्वारा शूद्र वर्ण के प्रति जो अन्याय है, उसका निषेध कैसे होगा, गांधी जी ने किस प्रकार समझाया है, उसको जानते हैं। गांधी जी ने कायिक श्रम की अनिवार्यता के विचार के माध्यम से समाज में शूद्र वर्ण की निम्न स्थिति का प्रभावशाली ढंग से प्रतिकार कर दिया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक वर्ण के सदस्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन स्वयं श्रम करके जुटाने चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का सदस्य, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, शूद्र वर्ण के लिए निर्धारित कार्यों को तो स्वयं करेगा, पूर्ण ही करेगा। अतः एक पृथक शूद्र वर्ग का समान अस्तित्व ही नहीं रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य विशिष्ट वर्ग का सदस्य होने के साथ साथ अनिवार्य रूप से
शूद्र तो स्वयं भी होगा ही, क्योंकि वह अपने निर्वाह के लिए शूद्र वर्ण के लिए प्रस्तावित कार्य भौतिक श्रम को स्वयं संपन्न करेगा। आप समझ गए होंगे, गांधी जी फिजिकल लेबर पर विशेष बल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के जीविकोपार्जन के लिए, अपने स्वयं के दैनिक कार्यों के लिए सारे कार्य स्वयं ही करने चाहिए। तो जब वो जो कार्य शूद्रों के लिए परिभाषित किए गए थे समाज में, दुर्भाग्यवश वो कार्य प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं करेगा, तो किसी प्रकार का कोई विभेद वर्ण के आधार पर नहीं रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अब शूद्र संबंधी तथाकथित शूद्र संबंधी जो कार्य हैं वो स्वयं भी करेगा। हर व्यक्ति अपने लिए शूद्रों की कार्य भी करेगा। तो इस प्रकार का जो एक विषमता समाज में जाति के आधार पर या कर्मों के आधार पर स्थापित की गई थी, वो विषमताएं समाप्त हो जाएंगी और हम धीरे धीरे करके समानता की ओर, समाज में समानता, सद्भाव, समभाव की ओर अग्रसर होंगे। गांधी जी के इस विचार का व्यवहारिक अर्थ यह होगा कि मानवीय प्रवृत्तियों का 4 भागों में विभाजन। वो 4 भाग कौन से हैं? ज्ञान, सुरक्षा, व्यवसाय तथा सेवा। तो सार्थक रहेगा ही, किंतु व्यवहार में इन 4 प्रकृतियों का निर्वाह केवल 3 वर्ण करेंगे। चौथी प्रवृत्ति अस्तित्व के निर्वाह के लिए भौतिक श्रम को तीनों वर्णों के सदस्य अपने वर्ण के साथ जुड़े हुए दायित्वों के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से करेंगे। उन्होंने कहा आगे कि वर्णाश्रम के संबंध में मेरा सुझाव है कि आज हम वर्णों के अनुसार हिंदुओं को वर्गीकृत करें। तो सभी हिंदू अनिवार्य रूप से एक वर्ण शूद्र के सदस्य होंगे। सभी के द्वारा चौथे वर्ण शूद्र को अपना लेने से हिंदू समाज का पवित्र स्वरूप स्थापित हो जाएगा। साथ ही उच्च निम्न के सारे भेद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इस सुझाव को मानने का अर्थ होगा कि कोई भी व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा और सभी स्वयं द्वारा किए गए परिश्रम के आधार पर जीवित रहेंगे। अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को स्वयं के निर्वाह के लिए आवश्यक साधनों से अधिक पर नैतिक अधिकार नहीं होगा। मेरी वर्ण व्यवस्था का सार यही है। ये गांधी जी का जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जो मूल चिंतन था, वो आप समझ गए होंगे। अब हम वर्ण और आश्रम व्यवस्था की पारस्परिकता के बारे में जानेंगे। गांधी जी ने आश्रम व्यवस्था के विषय में विस्तार से उल्लेख नहीं किया है, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के साथ ही अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई। वे यह मानते थे कि वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक संगठन का ही सिद्धांत नहीं है, यह व्यक्ति की नैतिक उन्नति के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वाह के द्वारा ही अंतिम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अतः उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार कर्तव्य का विभाजन तो कर ही लेना चाहिए। उसे अपने जीवन के विभिन्न चरणों का भी सार्थक विभाजन कर लेना चाहिए। जीवन के 4 चरणों का, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में विभाजन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था का ही सार है। 28 सितंबर 1934 के हरिजन के अंक में गांधी जी ने अपना मत स्पष्ट करते हुए लिखा था कि वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के साथ जुड़कर अधिक सार्थक होती है। वे वस्तुतः वर्ण और आश्रम व्यवस्था को परस्पर निर्भर और एक दूसरे का पूरक मानते थे। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मुझे आशा है कि आपके गांधी जी के सामाजिक व्यवस्था पर क्या विचार थे और सामाजिक व्यवस्था में विशेष रूप से वर्ण और आश्रम और जाति, इन 3 जो कंसेप्ट्स हैं, वर्ण, आश्रम और जाति, और इनमें आपस में क्या संबंध है और समाज में इनका क्या योगदान है, ये सारी चीजों को आप स्पष्ट रूप समझ पाए होंगे। गांधी जी ने ये इस बात पर बल दिया है कि यदि हम वर्ण व्यवस्था को आत्मसात करें तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का या जाति प्रथा का जो कलंक एक जौ की तरह चिपका हुआ था,
एक दीमक की तरह इसको जो निगल रहा था, उस समय वो समाप्त हो जाएगा और भारतीय समाज सुदृढ़ हो जाएगा और उसमें वही शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो किसी प्राचीन काल में भारत में थी और भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आ सकता है। तो आपसी प्रेम, सद्भाव, साहचर्य को विकसित करने के लिए गांधी जी का ये सुझाव था कि हमें जाति प्रथा को न मानते हुए हमें वर्ण व्यवस्था और कर्मों के आधार पर और स्वभाव के आधार पर जो स्थापित की गई थी, उसमें हमें स्थापित करना चाहिए, जिस समाज में कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग ना हो, सभी समान हो, सभी के कार्य गरिमा की दृष्टि से देखे जाएं, सभी को प्रतिष्ठा मिले, सभी प्रेम और साहचर्य के साथ रहें। यही उनका आशा थी और लोगों से विश्वास था और समाचार पत्रों में चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो यंग इंडिया हो, इन समस्त समाचार पत्रों के लेखों के माध्यम से और विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से गांधी जी ने यही विश्वास, यही दृढ़ता से उन्होंने विश्वास रखा, ये विचार रखा चिंतन शैली में अपनी में कि हमें जाति प्रथा का उन्मूलन करना चाहिए, क्योंकि यही जाति प्रथा भारतीय समाज को कमजोर कर रही थी और हम आपस में एक तरह से वैमनस्यता का जो भाव व्याप्त हो रहा था, उससे हमारी एकता, हमारी संगठन शक्ति कमजोर हो रही थी और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसलिए इस वैदेशिक शासन से, न केवल वैदेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, बल्कि स्वयं जो हम ये जाति की व्यवस्था की जंजीरों में जो जकड़े हुए थे, उस गुलामी से भी मुक्त होने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था को अपनाना होगा और पुनः उसी वैदिक वर्ण व्यवस्था की ओर हमें जाना होगा। आशा है गांधी के द्वारा ये विचार आपको स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम गांधी के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ। थैंक यू।